बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 10th। हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स के रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 9 करना है। यूनिट नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और क्वेश्चन नंबर 9 है explain the following properties of waves with reference to रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। कि रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट के रेफरेंस से ये जो टर्म्स हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की, इनको एक्सप्लेन करें। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है? नंबर ए रिफ्लेक्शन, नंबर बी रिफ्रैक्शन, और नंबर सी डिफ्रैक्शन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की, इनको हमने एक्सप्लेन करना है और रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट के रेफरेंस से इसको एक्सप्लेन करना है। देखते हैं इसको। पहले हम रिपल टैंक देख लेते हैं कि रिपल टैंक क्या होता है। रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक्स। कि रिपल टैंक एक डिवाइस है जिसमें हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उन वाटर वेव्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, उनका मताला कर सकते हैं। तो रिपल टैंक जो है वाटर वेव्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है और आम तौर पर लैब्स में ये मौजूद होता है। दिस apparatus कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे। एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है हैविंग ग्लास बॉटम, और इसका बॉटम जो है वो ग्लास का बना हुआ होता है। एंड इज प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ टेबल, और ज़मीन से ये तकरीबन हाफ मीटर ऊपर ये ट्रे होती है। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे। ट्रे में पानी भरा जाता है और उस पानी में हम वेव्स पैदा कर सकते हैं, वाटर वेव्स पैदा कर सकते हैं। किस तरह से? बाई मीन्स ऑफ अ वाइब्रेटर। एक वाइब्रेटर लगा हुआ होता है जिससे हम उस पानी में वाइब्रेशंस पैदा करके तो उस पानी में हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिपल टैंक इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर। और जो वाइब्रेटर क्या होता है? ये एक मोटर होती है जो कि ऑसिलेट करती है, फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट। और वो एक वुडन प्लेट के ऊपर उसको फिक्स किया हुआ होता है ओवर द ट्रे, सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टचेज द सरफेस ऑफ वाटर। वो जो प्लेट होती है, वुडन प्लेट होती है, उसके ऊपर वो ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है। वो प्लेट जो होती है, वुडन प्लेट, वो नीचे पानी के साथ टच कर रही होती है, पानी की सरफेस के साथ। और जैसे ही हम मोटर ऑन करते हैं वो ऑसिलेट करती है और उसकी वजह से पानी जो है उसमें वेव्स पैदा हो जाती हैं। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जब हम वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। और इनका वेव फ्रंट जो है वो स्ट्रेट होता है। यानी अगर हम पानी में पत्थर फेंकें तो वो जहाँ पे पत्थर फेंकेंगे वहाँ से सर्कुलर वेव फ्रंट जो है वो जनरेट होते हैं। लेकिन जो रिपल टैंक होता है, इसमें हम अगर वो वुडन प्लेट जो है उसके ज़रिए वेव्स पैदा करेंगे तो वो प्लेन वेव्स होती हैं। यानी वो वेव्स जो होती हैं उनका वेव फ्रंट जो होता है वो प्लेन होता है, वो सर्कुलर नहीं होता। ये रिपल टैंक की डायग्राम दिखाई गई है। ये देखें, ये ज़मीन से ये इतना ऊपर ये एक ट्रे है और इस ट्रे में ये वाटर फिल किया गया है। और इसका जो बॉटम है इस ट्रे का, वो ग्लास का बना हुआ। ग्लास का बना हुआ इसलिए होता है कि ऊपर से जब हम ये इस लाइट को ऑन करेंगे तो ये लाइट जो है पानी में से गुजर के नीचे यहाँ पे वेव पैटर्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर बनाएगी यहाँ पे। तो ताकि ये लाइट जो है वो उस वुडन जो इसका बॉटम है ट्रे का उसमें से गुजर के तो इस स्क्रीन के ऊपर वेव पैटर्न शो कर सके। ये वो प्लेट है यहाँ पे हमने लगाई हुई है और इसके साथ ये इलेक्ट्रिक मोटर लगाई हुई है हमने। और यहाँ पे हमने ऊपर एक लैंप लगाया हुआ है, बल्ब लगाया हुआ है। और ये शैलो टैंक है वाटर का, ये वाला। तो इसको हम कहते हैं कि ये रिपल टैंक है। यानी ये इसकी शेप होती है, ये इसकी शक्ल होती है, ये चीज़ें इसके साथ लगी हुई होती हैं।
तो जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करेंगे ये इस वुडन प्लेट में वाइब्रेशंस पैदा करेगी इस तरह से, और जब ये वाइब्रेशन पैदा करेगी तो ये पानी है, पानी में वो वेव्स जो हैं इस तरह से आगे जनरेट होंगी और वो इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे उसके, इस तरह से सर्कुलर नहीं होंगे। तो ये पैटर्न जो है उस वेव्स का, जब हम इस लाइट बल्ब को ऑन करेंगे तो यहाँ पे इसका पैटर्न हमें नज़र आएगा यूँ। तो ये इस तरह से रिपल टैंक जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। जब हमने रिपल टैंक के बारे में देख लिया तो अब हम स्टडी करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग अबव द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स। कि वाटर वेव्स का जो इमेज है वो नीचे स्क्रीन पे बनेगा अगर हम ऊपर बल्ब जो है उसको ऑन कर देंगे। तो जो हमारे पास स्क्रीन होती है उसके ऊपर वो वेव्स जो जनरेट होंगी उनका जो इमेज है वो हमें हासिल हो जाता है। वाटर वेव्स ऑन द पेपर ऑफ और स्क्रीन, यानी या हम पेपर रख सकते हैं या फिर हम स्क्रीन रख सकते हैं। द क्रेस्ट एंड ट्रफ्स ऑफ द वेव्स अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइंस रिस्पेक्टिवली ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर हमें वो क्रेस्ट और ट्रफ जो हैं वो ब्राइट और डार्क लाइंस की सूरत में हमें नजर आएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, हमें ये कहा गया था कि इसको एक्सप्लेन करें। हमने अब रिपल टैंक को पढ़ लिया, रिपल टैंक कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें वेव्स जनरेट होती हैं। जब हमने इसको स्टडी कर लिया तो अब हम जो हमें 3 फेनोमिनास बताए गए थे डिस्कस करने के लिए वाटर वेव्स में, अब हम उनको एक एक करके देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इसको देख लेते हैं पहले। इफ वी प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक, रिपल टैंक में अगर कोई बैरियर रख लिया जाए, रुकावट रख ली जाए उस ट्रे में, द वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर, तो उससे टकरा के वापस आ जाएंगी वाटर वेव्स जो है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी यानी उससे बैरियर से। इफ़ द बैरियर इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट, यानी वेव्स इधर को इस तरह से वेव फ्रंट है यूं, और अगर हम बैरियर जो है वो सीधा ऐसे रखने की बजाय यूं ऐसे करके रख लें, उसको एट एन एंगल रख लें, यानी को वो एंगल बना रहा उन वेव फ्रंट के साथ कुछ। तो इफ़ द बैरियर is placed at an angle to the wavefront, the reflected waves can be seen to obey the law of reflection। तो वो reflected waves जो होंगी वो law of reflection जो है उनको follow करेंगी। The angle of incident wave along the normal will be equal to the angle of reflected wave। यानी जो हमारे पास लाइट की रिफ्लेक्शन है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सेम उसी तरह से वाटर वेव्स में भी इंसिडेंट वेव्स जो हैं जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगी, उतना ही एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव्स भी नॉर्मल के साथ बनाएंगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं इसमें भी, वाटर वेव्स में भी। रिफ्लेक्शन क्या होती है अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। When waves moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium, such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। कि जब वेव्स एक मीडियम में से गुजरती हैं और दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो पहले मीडियम में वापस बाउंस कर जाती हैं, यानी वापस चली जाती हैं पहले मीडियम में। और ऐसा करते हुए क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन कर ली। अब हम वाटर वेव्स में रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है उसको देख लेते हैं। ये एक डायग्राम है आपके सामने, ये इंसिडेंट वेव्स हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट है ये। तो इस तरह से वेव्स जो हैं वो इस तरफ को प्रोपेगेट हो रही हैं यूँ, ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है उनकी। ये इनके आगे हमने एक रुकावट रख दी है, ये ऑब्स्टेकल आ गई है इनके आगे ये वाली। तो यहाँ से इस ऑब्स्टेकल के साथ टकरा के इन्होंने इसी मीडियम में वापस जाना है, और इस ऑब्स्टेकल को हमने एक एंगल पे रखा है। इन इंसिडेंट वेव की जो डायरेक्शन है इसके साथ ये एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल बन रहा है इसका। तो इसके ऊपर अगर हम जिस पॉइंट पे आके वेव्स यहाँ पे स्ट्राइक किए हैं, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये नॉर्मल बनता है, यानी दोनों तरफ 90 का एंगल इधर भी है और इधर भी। तो ये वेव यहाँ से आ रही थी यूँ, नॉर्मल बना यूँ, तो ये एंगल जो है वेव की डायरेक्शन
और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है इसको हम एंगल आई बोलते हैं, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहाँ से टकरा के वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी इस डायरेक्शन में, यूँ, ये वेव की रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, तो ये नॉर्मल है और ये वेव की रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसको एंगल आर लिखा जाता है। तो ये एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि वाटर वेव्स में जो रिफ्लेक्शन होती है, जो वो फेनोमिनन कैसे होता है, और उसको हमने डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया। अब रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स ये क्या होती है? द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर, कि पानी के अंदर जो वेव्स जनरेट होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो पानी की गहराई पे डिपेंड करती है। इफ़ अ ब्लॉक ऑफ ग्लास इज सबमर्ज्ड इन द रिपल टैंक में अगर आप एक मोटा ग्लास का पीस जो है वो रिपल टैंक की मोटाई के बराबर अगर उसको रख दें, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शॉलोअर ओवर द ब्लॉक के ऊपर फिर पानी की मिकदार जो है वो हाइट जो है वो थोड़ी रह जाएगी, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है वो जो ब्लॉक होगा ग्लास का वो उसको कवर कर लेगा और बाकी ऊपर के हिस्से में फिर पानी रहेगा। तो इसलिए वो पानी जो है उसकी गहराई कम हो जाएगी उस ब्लॉक के ऊपर, शीशे के ब्लॉक के ऊपर। हम उसको कहेंगे ये शॉलो हो गया है पानी, यहाँ पे इसी यानी इसकी गहराई कम हो गई है। द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शॉलोअर ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर, यानी बाकी की जगह जहाँ पे वो ग्लास ब्लॉक नहीं होगा उसकी निस्बत जो ग्लास ब्लॉक जहाँ पे पड़ा होगा उसके ऊपर पानी की जो डेप्थ होगी वो कम होगी। हम कहेंगे ये शॉलो हो गया पानी, हो गया यानी कम गहरा हो गया है। व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शॉलो वाटर, यानी वो जब वो कम गहराई वाले वाटर में दाखिल होंगी वाटर वेव्स, देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस, तो क्या होता है उनकी वेवलेंथ कम हो जाती है। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स रिमेन्स द सेम, फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहती है क्योंकि वो वाइब्रेटर पे डिपेंड करती है। वाइब्रेटर जो है वो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, लेकिन शॉलो वाटर में जैसे ही वाटर वेव्स दाखिल होती हैं उनकी वेवलेंथ कम हो जाती है। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स रिमेन्स द सेम इन बोथ पार्ट्स ऑफ वाटर बिकॉज इट इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर। तो ये हमने देखा कि वाटर वेव्स जनरेट होंगी जब वो पानी गहरा होगा, यानी यहाँ पे वो हमने ग्लास ब्लॉक नहीं रखा होगा, वहाँ पे पानी गहरा होगा, वहाँ से वेव्स मूव करेंगी। जैसे ही वो उस जगह पे आएंगी जहाँ पे हमने ग्लास ब्लॉक रखा हुआ है वहाँ पे वाटर जो है वो शैलो है, उसकी गहराई कम है, तो उसमें दाखिल होते ही उनकी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी उनकी सेम रहेगी। If the boundary between the deep and the shallower water is at some angle, अगर हम वो जो ग्लास हमने रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, उसकी जो बाउंड्री है उसको अगर हम कुछ एंगल दे दें तो क्या होता है, सम एंगल टू द वेव फ्रंट, यानी वाटर की वेव्स का जो वेव फ्रंट है वो मूव करता हुआ आ रहा है पानी में से, तो हम उसके आगे जो ब्लॉक रखा हुआ है वो ऐसे सीधा रखने की बजाय उसको हम ऐसे रखते हैं, यानी ब्लॉक ऐसे हो, यूं यूं, तो यहाँ से वेव्स आ रही हैं ऐसे। तो फिर क्या होता है, वी विल ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू द चेंज इन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ में तो चेंज आएगी आएगी, जैसे वो शैलो वाटर में दाखिल होंगी, द वेव्स चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एज वेल, तो उन वेव्स की जो डायरेक्शन होती है वो भी चेंज हो जाती है, यानी वेवलेंथ भी चेंज होती है साथ फिर उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। दिस चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव्स while passing from a region of deep water to that of shallower one is called refraction, कि इस अमल को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, कि यानी पानी की वेव्स जब डीप वाटर में से गुजरती हुई किसी शॉलो एरिया में दाखिल हो जाती हैं जहाँ पे पानी की गहराई कम है
और वो इस तरह से हो कि वो वाटर की जो वेव्स हैं उनका जो वेव फ्रंट है उसके साथ वो एंगल बन रहा हो, तो फिर वाटर वेव्स जो हैं जब वो उस रीजन में दाखिल होती हैं, शॉलो रीजन में, तो ना सिर्फ ये कि उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है बल्कि उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। और इस अमल को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं कि वाटर वेव्स जो उनकी रिफ्रैक्शन हो गई है। अब हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं। व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल, कि अगर कोई वेव हो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो और वो कुछ एंगल पे दाखिल हो, यानी 90 का एंगल नहीं होना चाहिए, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है ट्रेवल करने की वो चेंज हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन, हम इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक डायग्राम की मदद से। रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, ये देखें, ये हमारे पास ट्रे है पूरी, यहाँ से लेकर ये पूरी ट्रे है, रिपल टैंक की ट्रे कह लें इसको आप। इसमें हमने पानी भरा, पानी भरने के बाद हमने ये इस तरह से ये ये एक हमने ग्लास ब्लॉक इस तरह का रख दिया इसके अंदर, इस तरह से कि ये पानी जो है इसकी गहराई ज़्यादा है और ये पानी जो है इसकी गहराई जो है वो कम है, यानी इसके नीचे ग्लास ब्लॉक पड़ा हुआ है। और वेव्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और ये शॉलो वाटर जो है उसकी ये सरफेस जो है वो इस तरह से मान रही है वेव की डायरेक्शन के साथ, यानी एंगल बना रही है वो। अब ये वेव्स आ रही हैं इस तरह से, यूं यूं ये इस तरफ को आ रही हैं। हम ये पॉइंट एक ले लेते हैं, यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। ये नॉर्मल का मतलब ये है कि इधर भी 90 का एंगल, इधर भी 90 का एंगल। तो वेव्स की डायरेक्शन ये है, ये डीप वाटर में वेव्स आ रही हैं, ये इंसिडेंट वेव्स हैं, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही हैं ये, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल आई लिखते हैं इसको। अब आप देखें कि जैसे ही यहाँ से वेव जो है ये आते हुए ये इस वाटर में दाखिल हुई है, तो वाटर में उसकी डायरेक्शन ये हो गई है, ये इस तरह से, यूं नहीं है, यूं नहीं है, सीधी नहीं है, ये इस तरह से सीधी नहीं है, बल्कि इसकी ये डायरेक्शन बनती थी, अब इसकी डायरेक्शन ये हो गई है ये। तो इस डायरेक्शन में जा रही हैं वेव्स अब ये यूं, यानी इस डायरेक्शन में आ रही थी डीप वाटर में, और शैलो वाटर में दाखिल होते उनकी डायरेक्शन क्या हो गई है, यूं हो गई, यूं यूं इधर जा रही हैं अब ये। तो इस नॉर्मल और इस डायरेक्शन के दरमियान जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और ये वाली वेव्स हैं ये रिफ्रैक्टेड वेव्स हैं। और ये एंगल जो है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड वेव्स के दरमियान, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसको एंगल आर लिखा जाता है। तो इस तरह से आप देखें यहाँ भी ये हिस्सा जो है वेव का ये इस पानी में आया है, ये शॉलो है, तो यहाँ भी इसकी डायरेक्शन बदल गई है, यहाँ भी इसकी डायरेक्शन बदली, यहाँ भी इसकी, तो ये सारी वेव्स जो हैं ये यूं जा रही हैं यूं, जबकि ये वेव्स जो हैं ये यूं जा रही थी यूं। तो जैसे ही वो शॉलो और वाटर में दाखिल होती हैं तो उनकी डायरेक्शन भी बदल जाती है और उनकी वेवलेंथ भी बदल जाती है। तो ये दोनों चीज़ें बदल जाती हैं, तो हम इस फेनोमिनन को रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स कहते हैं। इसको हम ठीक कर लें ज़रा, ये रिफ्रैक्शन है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स हमने देख ली कैसे होती है। आगे चलते हैं, तीसरा फिनोमिना देखते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स क्या होती है? टू ऑब्जर्व द फेनोमिनन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स जनरेट स्ट्रेट वेव्स इन अ रिपल टैंक। हम रिपल टैंक के रेफरेंस से, वाटर वेव्स के रेफरेंस से डिफ्रैक्शन को बयान करेंगे, इसलिए रिपल टैंक में आप स्ट्रेट वेव्स जो हैं यानी प्लेन वेव फ्रंट वाली जो हैं वो पैदा करें। एंड प्लेस टू ऑब्स्टेकल्स इन लाइन इन सच अ वे, और उनके सामने क्या करें, सेंटर में करके, रिपल टैंक के सेंटर में करके दो रुकावटें रखते हैं उनके दरमियान, और वो रुकावटें जो है एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए।
दैट सेपरेशन बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव्स। तो वो जो उनके दरमियान सेपरेशन होगी, यानी दोनों के दरमियान जो गैप होगा, दो रुकावटें रखनी है और उनके दरमियान थोड़ा सा गैप रखना है, और वो गैप जो है वो वाटर वेव्स की जो वेवलेंथ है उसके साथ कंपेरेबल होना चाहिए। यानी वाटर वेव्स की जो वेवलेंथ है जितनी वो है उतना का गैप होना चाहिए। आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट, उसको हम कहेंगे ये स्लिट बन गई है, दर्ज जिसको हम कहते हैं, जैसे दरवाजे के दो हिस्से होते हैं उनके दरमियान दर्ज होती है। तो वो स्लिट जो है बिटवीन द टू ऑब्स्टेकल्स, यानी दोनों ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है थोड़ा सा, उसको हम स्लिट कहेंगे। द वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। तो वहाँ से वेव्स जो हैं, जैसे पीछे से वो प्लेन वेव्स आ रही थी स्ट्रेट वेव फ्रंट वाली, वो वैसे ही स्ट्रेट उतना हिस्सा आगे नहीं गुजरेगा, बल्कि वहाँ से क्या होगा, द वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न। तो उस स्लिट से गुजर के वेव्स जो हैं वो तमाम डायरेक्शन में फैलेंगी, और वो उनका पैटर्न जो बन जाएगा वो सेमी सर्कुलर बन जाएगा, जैसे आधा सर्कल होता है इस तरह से, यानी सर्कुलर हो जाएंगी, वो प्लेन नहीं रहेंगी उसमें से गुजरने के बाद। Diffraction of waves can only be observed clearly if the size of the obstacle is comparable with the wavelength of the waves। का अगर वो साइज जो है जो स्लिट का है, वो अगर वेव्स जो जनरेट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल होगा, यानी उसके करीब करीब होगा, तो फिर फेनोमिना जो है डिफ्रैक्शन का वो ऑब्जर्व होता है। अगर वो गैप ज़्यादा होगा, स्लिट ज़्यादा बड़ी होगी, तो फिर डिफ्रैक्शन का फेनोमिना जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता है। तो इस तरह से किसी स्लिट में से वाटर वेव्स के गुजरने के बाद उसका हर तरफ को फैल जाना और सेमी सर्कुलर पैटर्न बनाना, इसको हम कहते हैं कि वाटर वेव्स जो हैं इनकी डिफ्रैक्शन हो गई है। अब हम डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एज और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। कि किसी शार्प एज से या किसी शार्प कॉर्नर से या किसी स्लिट से वेव्स का बेंड हो जाना या स्प्रेड हो जाना, इसको हम डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम से वाजे कर लेते हैं। यह आपके सामने रिपल टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हमने ये जनरेट की वेव्स जो कि प्लेन वेव्स हैं, यानी स्ट्रेट है इनका वेव फ्रंट, और ये इस डायरेक्शन में जा रही हैं यूं। हमने एक ऑब्स्टेकल ये रखी, दूसरी ऑब्स्टेकल ये रखी, और इसके दरमियान में ये छोटी सी स्लिट बना दी हमने, उतनी जितनी के इनकी वेव लेंथ है। और जैसे ही ये वेव यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे ये ऐसे सीधी इतना हिस्सा ऐसे आगे नहीं गुजरेगा, बल्कि यहाँ से ये इस तरह से फैलना शुरू हो जाएगी यूं। सेमी सर्कुलर वेव फ्रंट बनेंगे इसके। ये वेव फ्रंट जो है इनको हम कहते हैं ये सेमी सर्कुलर वेव फ्रंट है, और ये क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट है ये। तो इस तरह से वेव्स का ऑब्स्टेकल बहुत ही स्मॉल ओपनिंग जो है उसमें से गुजरने के बाद उनका पैटर्न जो है वो इस तरह सा चेंज हो जाना, और ये प्लेन वेव फ्रंट से ये सेमी सर्कुलर वेव फ्रंट में तब्दील हो जाना, और इस तरह से आगे बढ़ना वेव्स का, इसको हम कहते हैं कि ये डिफ्रैक्शन हो गई है वाटर वेव्स की। तो ये बैरियर है विद स्मॉल ओपनिंग, ये बैरियर है, ये और ये दो बैरियर हैं आमने सामने हैं बिल्कुल, और इनके दरमियान ये स्मॉल ओपनिंग है, और ये प्लेन वेव्स जनरेट हो रही हैं, इस डायरेक्शन में आ रही हैं। इस ओपनिंग में से गुजरने के बाद इनकी शेप इस तरह से हो गई, सेमी सर्कुलर हो गई, और फिर ये स्प्रेड हो गई हैं यूँ। यहाँ से ये नहीं है कि इतने हिस्से में रही हैं इतने हिस्से में, नहीं, ये बल्कि इधर स्प्रेड होती जा रही हैं इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो फेनोमिनन है इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। तो ये वाटर वेव्स की डिफ्रैक्शन हो गई है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी किया करें,
और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।